हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर हम रिवाइज करवाने वाले हैं, है ना। एक भी चीज को नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 2 से 3 क्वेश्चन आपको आपकी शीट में देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, यानी कि 8 से 12 नंबर आप यहां से सिक्योर कर सकते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे ध्यान से तो डेफिनेटली ये दोनों क्वेश्चन या फिर तीनों क्वेश्चन आप क्रैक करने वाले हैं, है ना। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस करा दिए हैं, जाकर के हमारे चैनल को चेकआउट करें। एंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं विद क्वेश्चन पीडीएफ। ओके, तो जाइए चैनल को चेकआउट करें, काफी अच्छा कंटेंट वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत करेंगे हम एडिशन कंपाउंड्स के साथ, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? K2SO4.Al2SO4 होल साइज .24H2O। यहाँ पर इसके आयंस अलग हो जाने वाले हैं, K+SO4 2 नेगेटिव, Al3+, ये सभी आयंस में अलग हो जाने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। Fe2+ में अलग हो जाने वाला है, SO4 2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव अलग अलग हो जाने वाला है। बट जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो एज इट इज रहने वाला है। उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने वाली, कुछ भी आयंस वगैरह अलग नहीं होने वाले, है ना। जो इस रिंग के बाहर होगा, जो इस ब्रैकेट के बाहर होगा, वहीं पर जो कुछ होगा होगा। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम बाहर था तो पोटेशियम अपने K+ में बाहर हो जाने वाला है, ठीक है। और इस पर निगेटिव आ रहा होगा, 4 पोटेशियम थे यानी कि 4K+, दैट मींस 4 निगेटिव इस पर आ रहा होगा। इसके अंदर किस प्रकार से इन्होंने आयरन को घेर के रखा है, Fe2+ को यहाँ पर आप देख सकते हैं Cn नेगेटिव चारों तरफ से इनको घेर के रखा गया है, ठीक है। क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल। आगे पता चल रहा होगा, ये जो मैंने अभी बोला इसके बारे में आगे आपको जानकारी मिल रही होगी। पहले तो समझ लीजिए क्या होता है ये जो आप अलग कर देते हैं ना, ये जो ब्रैकेट है उसके ऊपर निगेटिव या फिर पॉजिटिव आ रहा होगा, उसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि आप इसको अलग नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल मेटल क्या है? जिस मेटल के अराउंड ये सभी लिगेंड्स लगे हुए हैं उसी को आप सेंट्रल मेटल बोलते हैं, है ना। वो क्या है? यहाँ पर आयरन है। लिगेंड्स क्या है? Cn, दैट इज साइनाइड, जो यहाँ पर लिगेंड्स आपको नजर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि लिगेंड जितने भी हैं उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे होंगे। काउंटर आयन जो कि इस ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा उसको आप काउंटर आयन बोल रहे होते हैं। चिलेशन क्या है देख लेंगे। रिंग फॉर्मेशन इज नोन एज चिलेशन, यानी कि रिंग फॉर्मेशन अगर हो रही है उसी को आप चिलेशन बोल रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी पहला क्या है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। ओके, तो मोनोडेंटेट क्या है? जहां पर डोनर सिर्फ और सिर्फ एक हो, यानी कि एक ही डोनर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है? H2O के केस में ऑक्सीजन के लोन पे डोनेट हो रहे होंगे मेटल के लिए। नाउ बाइडेंटेट में क्या लिखा हुआ है? D=2, यानी कि जनाब यहाँ पर 2 डोनर होने वाले हैं। देखिए ये क्या है? ये क्या है? EN, जिसको आप बोल रहे होते हैं इथाइलिन डाइअमीन। यहाँ पर CH2 ना, CH2 NH2 तो क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, है ना, जिसको आप EN से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर्स डोनेट होने वाले हैं मेटल के लिए। ओके, तो इसको आप बाइडेंटेट बोल रहे होते हैं, है ना। अब बात करते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है? जिसका डोनर जो 2 से ज्यादा डोनेट कर रहा हो, है ना। फॉर एग्जांपल EDTA4 नेगेटिव क्या है ये? क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन। ओके, जिसकी डेंसिटी 4 या फिर 6 होती है। 4 कब होती है? जब इनके चारों ऑक्सीजन का नेगेटिव डोनेट हो रहा होगा, एंड 6 तब हो जाएगी जब इनके लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स भी डोनेट होने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर D=4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। उसी के लिए आपको यहाँ पर टर्म दिया हुआ है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, EDTA4 नेगेटिव या फिर D=4 होगा या फिर D=6 हो रहा होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड की। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, लिगेंड्स दैट हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट्स, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट्स, ना कि मोर देन वन डोनर साइट, नहीं, काइंड ऑफ, यानी कि 2 प्रकार के डोनर साइट्स होनी चाहिए। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट होगा तो ऑक्सीजन का निगेटिव, नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट होगा तो कार्बन का निगेटिव, यहां पर देखिए सल्फर का निगेटिव तो फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहां पर ऑक्सीजन का निगेटिव, है ना। समझ पा रहे हैं? एक बार में एक ही डोनेट होगा, बट दोनों हो सकते हैं अपने अपने टाइम पर, है ना। 2 प्रकार के डोनर साइट्स। कोई दिक्कत है इसमें? आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। एंड अब हम बात कर रहे होंगे नोमेनक्लेचर की। बहुत ध्यान से देखिएगा। ITE मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंट्री करने से पहले जिसको आप आइट बोल रहे थे उसको अब यहाँ पर आप आइटो बोलेंगे, जिसको आप एट बोल रहे थे उसको अब आप यहाँ पर एटो बोलेंगे, एंड आइट को आइडो बोल रहे होंगे। अरे हाँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल NO3 निगेटिव, इसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंट्री करने से पहले क्या बोल रहे थे? नाइट्रेट। NO3 निगेटिव क्या था? नाइट्रेट, बट यहाँ पर अब आप इसको नाइट्रेटो लिख रहे होंगे नोमेनक्लेचर की जब भी हम बात करेंगे। NO2 निगेटिव इसको आप नाइट्राइट बोलते थे, है ना। NO2 निगेटिव को आप नाइट्राइट बोलते थे, बट यहाँ पर आकर के आपको नाइट्राइटो बोलना है, क्योंकि यहाँ पर आइट को अभी आप आइटो बोल रहे होंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है, बस इसको देखते जाइए।
इसको पढ़ लेंगे एक बार। CH3COO नेगेटिव को आप एसीटेटो बोलने वाले हैं, बाहर क्या बोल रहे थे, एसीटेट, है ना, एसीटेटो यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑक्सलेट, अब ऑक्सलेटो हो जाएगा। सल्फेटो, थायोसल्फेटो, है ना। ये क्या है, फ्लोराइड, फ्लोराइड नहीं, अब यहाँ पर फ्लोराइडो हो जाएगा। क्लोराइडो, आयोडाइडो, एमिडो, हाइड्रोक्सो, है ना, हाइड्राइडो। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। CN क्या है, साइनाइड बोल रहे थे आप, तो अब यहाँ पर साइनाइडो बोल रहे होंगे या फिर साइनो बोल रहे होंगे। अब इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिंगल ऑक्सीजन है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस ऑक्सो या फिर ऑक्साइडो, है ना। O2 2 नेगेटिव है, यानी कि जब आप ऑक्सीजन पर निकालने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगा, -1। उस पर्टिकुलर केस में पेरोक्सो या फिर पेरोक्साइडो बोल रहे होंगे आप, है ना। O2 एंड सिंगल नेगेटिव, तो फिर आप उसको सुपर ऑक्सो बोल रहे होंगे। इन तीन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, है ना। N3 नेगेटिव यानी कि 3 नाइट्रोजन है, सिंगल नेगेटिव, दैट मींस एजाइडो बोल रहे होंगे आप। पहले आप एजाइड बोलते थे, अब आप एजाइडो बोल रहे होंगे। N सिंगल नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव, दैट मींस नाइट्राइडो। S 2 नेगेटिव, दैट मींस सल्फाइडो, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर लिगेंड्स की। H2O को आप एक्वा लिख रहे होंगे, CO को कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NH3 एमीन। ध्यान रखिएगा, डबल M यहाँ पर रहने वाला है, हाँ ध्यान रखना है, इसको भूलना मत। NH3 एमीन लिखने वाले हैं आप। C5H5N पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, आप बेंजीन बनाइए, है ना। आप बेंजीन बनाएंगे, एक कार्बन को एंड एक हाइड्रोजन को बाहर करके वहां पर नाइट्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, आपकी पिरिडीन बन जाने वाली है। CH3NH2 मिथाइल एमीन, है ना। PPH3 ये क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, आपको नेमिंग करने के लिए जरूर आएगा। अब बात करते हैं कैटायन एंड एनायन में दूसरे नाम हो जाते हैं। क्रोमियम है अगर आपके पास, तो कैटायन में तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्रोमियम क्रोमियम ही रहेगा। बट जैसे ही आप एनायन में एंट्री कर रहे होंगे, एनायन यानी कि जहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है, उसको आप क्रोमेट बोल रहे होंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनेट बोल रहे होंगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकलेट, जिंकेट, पैलेडेट, टाइटेनेट, है ना। वैनेडियम को आप वैनेडेट बोल रहे होंगे, मोलिब्डेनम को आप मोलिब्डेट बोल रहे होंगे। बट इसके बाद जो आने वाला है वहां पर जनाब दिमाग खोल के बैठिएगा। लेड Pb है, तो लेड को आप लेडेट नहीं बोलेंगे, प्लम्बेट बोलेंगे। सिल्वर को आप सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलेंगे, है ना। इसी प्रकार से गोल्ड को ऑरेट बोल रहे होंगे, टिन को स्टेनेट बोल रहे होंगे, एंड आयरन को आयरनेट नहीं जनाब फेरेट बोल रहे होंगे आप। यहां पर बात एनायन की चल रही है, तो इन 5 को जरा ध्यान से देखिएगा। लेड, सिल्वर, गोल्ड, टिन एंड आयरन के केस में आपको प्लम्बेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, स्टेनेट एंड फेरेट याद होना चाहिए, ठीक है। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ी सी नेमिंग पढ़ लेते हैं। करिए इसकी नेमिंग। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स, देखिए पहले आप नेमिंग करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड्स के बारे में हमने अभी भी आपको बताया क्या करना है, आपको NH3 को एमीन पढ़ना है, और अगर 2 है तो उसके लिए डाई, 4 है तो फिर टेट्रा, 3 है तो उसके लिए क्या बोलेंगे बताओ, ट्राई बोलेंगे ना, हाँ। तो देखो डाई एमीन टेट्रा क्लोराइडो। अब आपके दिमाग में डाउट हो सकता है कि टेट्रा क्लोराइडो, ये क्लोराइडो पहले क्यों नहीं आया, एमीन क्यों आया पहले। एमीन पहले इसलिए आया क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाई ट्राई को इंक्लूड आप नहीं करेंगे जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकाल रहे होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उस लिगेंड का नाम लिखना है, जैसे क्लोराइडो, जैसे एमीन। तो एमीन में ए पहले आ रहा है ना, दैट मींस ये पहले आ रहा होगा। इसके पहले आप डाई लगाएं, ट्राई लगाएं, टेट्रा लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमीन जनाब पहले ही आएगा क्लोराइडो से, ठीक, हाँ। तो डाई एमीन, ओके। टेट्रा यानी कि 4 है क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोराइडो। प्लेटिनम 4, ये 4 क्या आया, ये है जनाब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। NH3 का चार्ज 0 होता है, Cl2 का सॉरी क्लोरीन का 1 होता है, तो 4 क्लोरीन, दैट मींस 4 नेगेटिव, तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना, तभी जाकर के आपका न्यूट्रल हो रहा होगा, है ना। तो प्लेटिनम 4। अब इसको देख लेते हैं, नेमिंग करिए आप। क्रोमियम NH3 होल साइज, H2O होल 3, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, हाँ। अब ए तो पहले हो गया, बट एमीन में M आ रहा है, एक्वा में Q आ रहा है, एंड M अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा, इसलिए जनाब ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा एंड क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अच्छा देखिए, जो भी इस कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा ना, उसका आप नेम एजली लिखने वाले हैं। यहाँ पर 3, 4 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लोराइड ही लिखने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3rd क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो आपको क्रोमियम 3rd मिलने वाला है, क्लोराइड, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका नाम लिखिए, COEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। अच्छा ऐसा है क्या, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। डाई क्लोरो, एंड ये बिस क्यों आ गया, बिस तो मैंने आपको बताया नहीं। देखिए 2 के लिए आप डाई लिखते हैं, 2 के लिए आप डाई लिखते हैं, 3 के लिए आप ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए आप टेट्रा लिखते हैं, 5 के लिए आप पेंटा लिखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब EN लिख रहे होंगे ना, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया EN का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाई एमीन। यहां पर डाई का यूज ऑलरेडी हो चुका है इसके नाम में ही। अगर नाम में ही डाई का यूज हो चुका है तो अब आप बाहर डाई वगैरह नहीं लिखेंगे। अब आप बाहर डाई नहीं लिखेंगे तो अब आप क्या लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। डाई के केस में आप बिस लिख रहे होंगे, ट्राई के केस में ट्रिस लिख रहे होंगे, टेट्रा के केस में टेट्रा किस लिखेंगे, एंड पेंटा के केस में पेंटा किस लिखेंगे। मतलब क्या है, आपको डाई और ट्राई याद करना है, बाकी सबके आगे किस लगाते चले जाना है। ओहो मजा आया ना, हाँ किस लगाते चले जाना सबके आगे। देखो इसका नाम क्या होगा, आप डाई क्लोरो बिस, क्योंकि यहां पर आप डाई का यूज नहीं कर सकते क्योंकि डाई इसके नाम में ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाई एमीन कोबाल्ट 3rd,
ठीक है, अगर आप इसका नेम कर देंगे डाइक्लोरो डाई इथाइलिन डाईएमीन तो भैया ये गलत हो जाएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लपेटने की ताकत रखता है ना। और इधर देखिए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हेट्रोलिप्टिक क्या होते हैं, होमोलिप्टिक मतलब सेम तरीके का लिगेंड, एंड हेट्रोलिप्टिक अगर दो प्रकार के लिगेंड है, जैसे कि यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड थे तो ये सब क्या होंगे, हेट्रोलिप्टिक, एंड ये होमोलिप्टिक है, यानी कि एक ही प्रकार का लिगेंड है, एक ही लिगेंड है आपके पास। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्नर लिखा हुआ है, वार्नर नहीं, है ना, वर्नर। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए, COCl3.6NH3 इनके पास था, .5NH3 था, .4NH3 था, इनकी रिएक्शन इन्होंने करवाई AgNO3 के साथ। ध्यान रखिएगा ये AgNO3 एक्सेस में है, अच्छा एक्सेस में है, इसका मतलब इसकी कोई भी कमी नहीं है। जब इन्होंने इसकी रिएक्शन करवाई तो इन्हें 3 AgCl मिला, यहाँ पर 2 AgCl मिला, यहाँ पर AgCl मिला। ये क्या है, ये PPT है, अगर नीचे साइन लिखा हुआ दैट मींस PPT। इन्हें ऐसा मिला, इन्हें लगा यार क्या हो रहा है, यहाँ पर AgNO3 तो एक्सेस में है, बट यहाँ पर AgCl ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर बहुत ही कम है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, फिर इन्हें पता चला कि ये जो आपने यहाँ पर बनाया है इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर 3 क्लोरीन है, कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर 3 क्लोरीन है तभी जाकर के 3 AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि 3 क्लोरीन होने भी तो चाहिए, अगर 3 क्लोरीन बाहर होंगे नहीं तो ये रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंदर वाला कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, अंदर वाले से कुछ भी रिएक्शन वगैरह नहीं होने वाली, है ना। तो इसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रहा इसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम लिख भी देंगे मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर 2 क्लोरीन बाहर होंगे, 2 क्लोरीन बाहर हैं तो उन्होंने ही इसका रिएक्शन कर लिया तो 2 टाइम्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एक ही क्लोरीन बाहर था तो AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसको देख लेंगे, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस, अच्छा ये क्या होता है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, CONH3 होल 6 एंड Cl3 है, यानी कि 3 नेगेटिव, दैट मींस 3 पॉजिटिव आ रहा होगा, एंड थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव। कितने आयन है यहाँ पर, 3 आयन ये रहे, 1 आयन ये रहा, कितने हो गए, 4 आयन हो गए, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ आयन 4 होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ आयन 3 होंगे, आप ब्रेक करके देख सकते हैं, एक यहाँ पर आएगा, 2 इसके आएंगे, 2 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 होंगे। तो भैया कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू दिस, है ना। अगर नंबर ऑफ आयंस इक्वल है तो फिर आप चार्ज के थ्रू जाएंगे, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। मेटल शोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, जो आपका मेटल है वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, पहली है प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल वैलेंसी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। ये होती है नॉन डायरेक्शनल एंड ये होती है डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बताइए इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपकी, 6 ना, हाँ यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एंड इसी को आप सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे होते हैं, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाने वाली है, एंड प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 3 है ना, यस, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है, आप निकाल करके देख सकते हैं, ठीक, हाँ। तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। इट्स शोज आयनिक इंटरेक्शन, ये आयनिक इंटरेक्शन को शो कर रही होती है, प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहे होंगे अगर हम, एंड ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही होती है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ना। रिप्रेजेंटेशन इसका इस प्रकार से होता है, प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉट डॉट करके दिखाते हैं, बट सेकेंडरी वैलेंसी को आप कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन डायरेक्शन का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर मान लीजिए ए है कुछ और ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर बी को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे बी यहाँ से आए कहीं से भी आए, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसी को आप बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, आप कहीं से भी आए सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पर लग रहा होगा, ठीक। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनाब ध्यान सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल है, sp3 dsp2। अगर sp3 है तो फिर टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d2, दूसरी क्या है d2sp3। sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो, दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है ना। अब समझने का प्रयास करिए यहाँ पर इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स VH2O होल 6, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 23। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, आर्गन आइडेंटिटी आप लिखेंगे 4s2 एंड 4s2 होगा ना, 4s2 एंड 3d3, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वैनेडियम 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर करने, वो दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से बाहर जाएंगे तो फिर आपका 4s0 हो जाएगा एंड 3d3 बना रहेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके d ऑर्बिटल में, तो उनकी फिलिंग आप कैसे करेंगे, इस प्रकार से, है ना। 1 2 3 2 ऑर्बिटल आपको खाली मिल रहे हैं, हाँ 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं, दैट मींस जो आपके H2O लिगेंड है वो पहले यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, यानी कि D2, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है d ऑर्बिटल ना, तो फिर D2sp3 बोलो
ये D2, ये हो गया S, ये हो गया P3। तो क्या है ये D2sp3। इसको आप इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे होंगे, क्योंकि जनाब ये इनर ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है H2O, क्योंकि यहां से शुरुआत हुई ना फिलिंग की, तो ये इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, अभी जितना बोला जा रहा है सिर्फ उतना सुनिए, आगे बढ़ते हुए आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं हम आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर आपके पास ये है कॉम्प्लेक्स, इसमें जब आप Ni2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने वाले हैं, तो आपको 4s0 3d8 मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ पर d ऑर्बिटल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, है ना। फिलिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर तो खाली बचा ही नहीं है। अगर यहाँ पर ऑर्बिटल खाली नहीं बचा है तो जब भी आप H2O आ रहा होगा तो आगे से शुरुआत होगी इसकी, यानी कि यहाँ से ये क्या है S है, ये क्या है P3 और ये क्या है D2, क्योंकि यहाँ पर D के 2 ऑर्बिटल का यूज हम कर रहे होंगे, S P3 D2। तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये बाहर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इनर ऑर्बिटल से स्टार्टिंग इसकी नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपका लास्ट में 4D है, ये क्या था 3D। ठीक है, फिलिंग अगर 3D से स्टार्ट हो रही है तो फिर इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, अगर S से स्टार्ट हो रही है तो फिर आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा खासा दे दिया गया है। अब इसको देखिए, अगर D0 से लेकर D10 है तो फिर ध्यान से सुनिए, D0 से D3 हो तो फिर आपको हमेशा D2sp3 मिलने वाला है, यानी कि हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा होगा। उसके एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए जा चुके हैं, ये अभी अभी आपने सॉल्व करके देखा, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर D7 से लेकर D10 है तो फिर ऑलवेज sp3d2 होगा, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके एग्जांपल भी आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अगर D4 D5 D6 है तो इसके लिए आपको CFT बढ़ाया जा रहा होता है ना। या फिर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर D2sp3 होगा, दैट मींस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर WFL है यानी कि वीक फील्ड लिगेंड तो फिर sp3d2 होगा, क्योंकि दैट मींस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करवा देगा। मान लीजिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। ये पेयरिंग करवाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अरे ये खाली छोड़ देगा। ये दोनों अगर खाली छूट गए तो फिर क्या होगा, D2sp3। क्या होगा, D2sp3, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता, अगर ये क्या होता, वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता, देखिए मैं बताता हूं क्या होता। 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी आपके पास है ना। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो फिर पेयरिंग नहीं हो रही होती, पेयरिंग नहीं होती, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अब तो खाली बचा ही नहीं है। अगर खाली बचा ही नहीं है दैट मींस अब आगे से फिलिंग होना स्टार्ट हो रही होगी, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, काफी एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, आप ये सारी चीजों को आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है μ = n(n+2). 4 मैग्नेट्रॉन, n क्या है, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी थोड़ा सा डाउट है ना, इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज PYQs के फॉर्मेट में कराए हुए हैं, है ना। अब बात करते हैं CFT की। CFT क्या है, बहुत ही ज्यादा ध्यान सुनिएगा। अगर अभी तक आपका दिमाग कहीं और था तो जनाब स्क्रीन पर ले आइए बहुत ध्यान से। आपके पास D ऑर्बिटल थे, है ना, 5 लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है। इसकी स्प्लिटिंग होगी। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए दिमाग थोड़ा सा खोल के रखिएगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल के बारे में इसकी स्प्लिटिंग होगी, 2 ऊपर जाएंगे 3 नीचे आएंगे। अच्छा, 3 नीचे कौन वाले आएंगे, ये आएंगे DXY DYZ DXZ, ये 3 नीचे आने वाले हैं। 2 ऊपर कौन से जाएंगे, DX² Y² एंड DZ², ठीक है, ये दोनों ऊपर जाएंगे और ये XY YZ XZ वाले नीचे आने वाले हैं। इनको आप T2G बोल रहे होते हैं एंड ऊपर वाले को आप EG बोल रहे होते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग हो चुकी है और ये क्या देख पा रहे हैं आप, यहां से यहां तक पूरी लाइन, ये है बैरी सेंटर। बैरी सेंटर के अगर कोई ऊपर है, बैरी सेंटर के अगर कोई ऊपर है तो फिर आप इसको पॉजिटिव मान लेंगे, एंड अगर कोई नीचे है तो फिर आप इसको निगेटिव मान रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल का। अब बात करते हैं स्क्वायर पिलर की। देखिए स्क्वायर पिलर है जो है ना, स्क्वायर पिलर ये भी ऑक्टाहेड्रल से होकर ही गुजर रहा होगा। ऑक्टाहेड्रल से होकर गुजरेगा, जी हाँ। ऑक्टाहेड्रल के बाद एक बार फिर से स्प्लिटिंग होगी, एक बार फिर से स्प्लिटिंग होगी। तो जनाब जो दोनों जो आप ऊपर देख रहे थे ना, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊपर कौन जाएगा, जिसमें जेड नहीं होगा, यानी कि DX² Y², ये और ऊपर चला जाने वाला है। जिसमें जेड होगा वो नीचे आएगा, तो ये क्या है, Z²। यहां पर मैंने लिखा क्यों नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है आपका DZ², ठीक है। अब जो 3 थे इसमें भी स्प्लिटिंग होगी, जिसमें जेड नहीं है वो ऊपर जाएगा, जिसमें जेड है वो नीचे आएगा। अच्छा, तो जेड किसमें किसमें है, DXZ DYZ, तो फिर DXZ DYZ आपको नीचे मिले होंगे, एंड जिसमें जेड नहीं है दैट इज DXY, वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है।
अभी भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये किसका है, स्क्वायर प्लेनर के केस में है। ये स्क्वायर प्लेनर के केस में इस प्रकार से स्प्लिटिंग हो रही होती है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में इधर आइए, यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग होगी, बट यहाँ पर आपको 3 ऊपर जाने वाले हैं, 2 नीचे आने वाले हैं, है ना। यानी कि T2 वाला ऊपर जाएगा, E वाला नीचे आएगा। और अब यहाँ पर G बोलने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। G सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बोला जा रहा होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में G बोला जा रहा होगा। एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्टाहेड्रल में नजर आता है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर में आपको नजर नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो G का यूज यहाँ पर आप नहीं करेंगे। T2 ऊपर जा चुका है, E नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती है। ओके, अब CFSE के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। CFSE क्या है? CFSE इसके ऊपर जो है ना, इसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला आपसे बारी सेंटर के अगर कोई ऊपर है तो फिर वो पॉजिटिव में रहेगा, बारी सेंटर के अगर कोई नीचे है तो फिर वो निगेटिव में रहेगा, माइनस में। यहाँ पर 3 है, इसके लिए आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा 1.2। यहाँ पर 2 है, इसलिए आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा 1.2। CFSE का फॉर्मूला आगे बताया गया है, तो अभी परेशान नहीं होना है। इधर आइए, यहाँ पर 3 ऊपर है, अगर 3 ऊपर है बारी सेंटर के तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। साथ में आप 0.4 ले रहे होंगे क्योंकि 4 इंटू 3 क्या होना चाहिए 1.2, एंड यहाँ पर 2 नीचे, दैट मीन्स 0.6 इंटू 2 1.2 होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको। अब यहाँ पर देखिए, डेल SP इज ग्रेटर देन डेल नॉट इज ग्रेटर देन डेल T। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जिसका डेल ज्यादा होने वाला है वो उतनी ही तगड़ी स्प्लिटिंग करने वाला है। देखिए आप स्क्वायर प्लेनर ने कितनी स्प्लिटिंग कर दी, बताइए, यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबी स्प्लिटिंग है भाई, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हो चुकी है। दैट मीन्स इसका डेल ज्यादा होने वाला है। डेल नॉट स्प्लिटिंग हुई है बट इससे कम हुई है ना, तो इसका डेल थोड़ा सा कम होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेल T की। इसकी स्प्लिटिंग तो काफी कम हुई ना, देख पा रहे हैं आप, काफी कम है स्प्लिटिंग। यहाँ से यहाँ तक आइए तो डेल T की वैल्यू कम होने वाली है डेल नॉट से, एंड डेल नॉट की वैल्यू कम होने वाली है डेल SP से। रिलेशन क्या होता है आप ये देख लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है इसलिए मैंने बता भी दिया। ठीक है, ये रिलेशन होता है डेल T इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट एंड डेल SP इज इक्वल टू 1.3 डेल नॉट। कोई दिक्कत नहीं, यस, ये आपको रिलेशन याद होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में आपका डेल T हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से कम होगा। अगर डेल T हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होगा तो फिर पेयरिंग नहीं करवाई जाएगी, पेयरिंग नहीं करवाई जाएगी, इसके बारे में आपको पता चल रहा होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो फिर डेल SP की वैल्यू हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होने वाली। दैट मींस यहाँ पर आप हमेशा पेयरिंग को प्रीफर कर रहे होंगे, पेयरिंग को प्रीफर कर रहे होंगे। ऊपर जाने से बढ़िया है नीचे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दो, है ना। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, जिसके बारे में आपसे दबा के पूछा जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। अगर WFL है तो फिर डेल नॉट की वैल्यू कम होने वाली है। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाने वाली है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये डेल नॉट है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट मींस डेल नॉट की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी, डेल नॉट की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। WFL स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी यानी कि डेल नॉट की वैल्यू कम रहने वाली है इन कंपेरिजन टू पेयरिंग एनर्जी, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के लिगेंड के कंपैरिजन में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है आपके पास CO नेगेटिव CN नेगेटिव, एंड इसको आप देख पा रहे होंगे क्या है ये, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, इस प्रकार से होता है। तो आप इस प्रकार से याद करेंगे, ऐसे होता है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, कार्बन डोनर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर एंड हाइड्रोजन डोनर बहुत ज्यादा वीक है ना। पर यहाँ पर आपको जो कुछ बताया गया है वो हर जगह नहीं लगेगा, कहां पर लगेगा ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, दैट इज Ml6 यानी कि मेटल एंड 6 लिगेंड। ओके, अब आप जब भी 3D सीरीज की बात कर रहे होंगे ना, जब भी आप 3D सीरीज की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, है ना। साइंस टीचर वेरी कूल मांगे फेस कॉपी, यहाँ का जिंदाबाद, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आपका मेटल +2 में है तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन डोनर होंगे। बाकी के ये सभी यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हुए तुम्हें नजर आ रहे होंगे। अगर आपका मेटल +3 में है तो फिर कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे होंगे, एंड ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे होंगे। अगर आपका मेटल +4 में है, बात यहाँ पर 3D सीरीज की हो रही है, अगर आपका मेटल +4 में है तो सारे के सारे लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे होंगे, चाहे वो कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो, ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, वो भी जनाब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी 3D सीरीज की। अब इधर आइए 4D 5D के बारे में। 4D 5D सीरीज का कोई सा भी मेटल हो, किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में हो, +2 में हो, +3 में हो, +4 में हो, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सारे के सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहे होंगे, है ना। आपको कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं सोचना है, इसको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपको 4D या फिर 5D सीरीज का कोई भी मेटल मिल रहा है। ठीक है, ओके, दैट मींस 3D सीरीज का अगर मेटल +4 में है या फिर 4D 5D सीरीज का कोई भी मेटल है किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में है तो सभी के सभी लिगेंड्स SFL की तरह बिहेव कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है यार, क्या होता है,
CO3+, अगर कोबाल्ट 3+ में है ना तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा एंड ऑक्सीजन भी होगा। हाँ, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको मेटल 3+ में है तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों होंगे, ऑक्सीजन होगा वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा, बट कब तक करेगा, जब तक कि कोबाल्ट +3 में नहीं आता है। अगर कोबाल्ट +3 में आ रहा है तो फिर ऑक्सीजन भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे आप, CO(H2O) 6 है ना, बाहर 3+ है यानी कि कोबाल्ट 3+, अगर कोबाल्ट 3+ है तो फिर आपका ये H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। H2O क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन डोनर, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा होता है लोन पेयर, है ना। क्रोमियम H2O(6) 3+, यहाँ पर क्रोमियम +3 में है, अगर क्रोमियम +3 में है तो फिर आपका H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा होगा। ओके, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा CFSE के बारे में। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल, देखिए इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल इनटू 0.6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल इनटू 0.6 प्लस कर रहे होंगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल इनटू -0.4, माइनस भूल न जाना, हाँ गलती हो जाएगी, -0.4 एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल नॉट। ठीक है, CFSE टेट्राहेड्रल की बात कर रहे होंगे अब हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, सॉरी इधर आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल इनटू 0.4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल इनटू 0.4, आगे बढ़िए, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल इनटू -0.6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल इनटू -0.6, हाँ, और बाहर यहाँ पर आप डेल्टा T भी लगा देंगे, डेल T, है ना। ये CFSE का फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, MnCl6 3 नेगेटिव है अगर आपके पास, दैट मींस D4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैग्नीज Mn क्या हो जाएगा 3+ ना, Mn3+ में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आपको 4s0 3d4 मिलती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि ओरिजिनली क्या होता है Mn 4s2 3d5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से जाने वाला है। ओके, तो अगर D4 है, हाँ D4 तो है, अच्छी बात है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4, ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड्स हैं, दैट मींस इस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी, ऊपर Eg नीचे T2G, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, हाँ क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, और Mn किसमें था, Mn+3 में था, Mn+3 में था, Mn+3 में था। ओके, तो भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर होंगे, हेलोजन डोनर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, वो अब WFL की तरह बिहेव कर रहा होगा, दैट मींस लेस स्प्लिटिंग होने वाली है। अगर स्प्लिटिंग कम हुई है तो फिर डेल नॉट की वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी। हाँ ओके, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करने के बजाय ऊपर जाना प्रेफर कर रहा होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा इसका, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, T2G3 Eg1। CFSE आप कैलकुलेट कर होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दैट इज 3 इंटू 0.4 -0.4, क्योंकि यहाँ पर ये बारी सेंटर ऐसे होता है तो जो नीचे है वो माइनस में आएगा, -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल इंटू 0.6। ओके, तो -0.6 डेल नॉट आपको नजर आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कुछ भी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तक कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। बट यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका CN6 है, CN6 क्या है, यहाँ पर CN कहाँ पर है, ये देखिए कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा। अच्छा, दैट मींस पेयरिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, डेल नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाने वाली है, तो फिर पेयरिंग हो जाएगी। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा होगा, दैट मींस कॉन्फिगरेशन क्या होगा, T2G4। अब T2G में ही चारों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं एंड Eg 0। ठीक है, अब जो आप CFSE लिखेंगे तो 4 इंटू -0.4 है ना, कोई दिक्कत है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, -0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप। ठीक है, अब प्लस 0.6 इंटू 0, अब यहाँ पर आप प्लस पेयरिंग एनर्जी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यहाँ पर पेयरिंग हो रही होती पहले, अगर यहाँ पर पेयरिंग हो रही होती तो आप पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर नहीं लिखते, बट यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही थी पहले, बट स्प्लिटिंग के बाद यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग हो रही है यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर भैया तुम्हें पेयर बनाना है अपना तो एनर्जी देनी पड़ती है, बताओ, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा। हाँ, पेयरिंग हो रही है दैट मींस एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जनाब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी भी आप लिख रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर कर दो, तभी इग्नोर करना है, अदरवाइज इग्नोर नहीं करना है इस केस में, है ना। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -1.6 डेल नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी आ रहा होगा। और अब यहाँ पर बात करते हैं MnCl4 होल नेगेटिव, दैट मींस यहाँ पर भी D4 आने वाला है, यानी कि टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड आपके पास 4 हैं। ओके, 4 लिगेंड है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टेट्राहेड्रल, तो फिर ऑलवेज आपको डेल T की वैल्यू कम ही होने वाली है पेयरिंग से, यानी कि पेयरिंग नहीं होने वाली, पेयरिंग को आप प्रेफर नहीं करेंगे। तो 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से आप कॉन्फिगरेशन देख पा रहे होंगे। E2 हाँ मतलब हाँ, ये E में 2 इलेक्ट्रॉन है और T2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो E2 T2 2, ओहो ये क्या हो गया कॉन्फिगरेशन। अब आप CFSE का कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा, 2 इंटू
क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन e ऑर्बिटल इनटू -0.6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन t2 ऑर्बिटल इनटू 0.4 और बाहर डेल टी आप टेट्राहेड्रल के लिए लगा ही रहे होंगे। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि अगर टेट्राहेड्रल है तो फिर डेल टी की वैल्यू कम होगी, है ना, पेयरिंग एनर्जी, तो फिर आप पेयरिंग नहीं करवाने वाले हैं। और अब देखिए जिस प्रकार से हमने आपको ऑक्टाहेड्रल में बताया था उसी प्रकार से टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में भी देख लीजिए। D0 से लेकर D10 तक लिखें। हाँ, अब D0 से लेकर D7 तक आपको कुछ और सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि sp3 एंड टेट्राहेड्रल ही होने वाला है। D0 से लेकर D7 तक sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल होने वाला है ज्योमेट्री, है ना। D10 में भी आपको sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा, ठीक है। बात फंसेगी यहाँ पर D8 एंड D9 अगर आपके पास है तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपके पास लिगेंड I नेगेटिव से लेकर के H2O तक है तो फिर टेट्राहेड्रल एक बार फिर से दैट इज sp3। अगर NH3 से लेकर CO तक है दैट इज कार्बोनिल, तो अब यहाँ पर आपको स्क्वायर पिलर मिल रहा होगा दैट इज DsP2, है ना। एग्जांपल्स के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। Ni2+ हो जाएगा, Ni2+ क्या हो जाएगा 4s0 3d8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, है ना। और ये क्लोरीन इसके बीच में आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इसकी जब फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको यहाँ पर खाली मिलेगा ही नहीं, दैट मींस यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगी आगे से sp3 एंड यहाँ पर ये क्या है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इसको उठा करके यहाँ पर डाल देगा, दैट मींस ये खाली छोड़ देगा। अरे हाँ या ना, देखो ये खाली छोड़ देगा, अगर ये खाली छोड़ देगा तो फिर यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी दैट इज DsP2, क्योंकि अब ये Cn जो है यहाँ पर आने वाला है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये सारी बातें आपको क्वेश्चन के थ्रू जाइए, आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो। और जो अभी मैंने सब ज्ञान दिया ना, D0 से लेकर D7 तक टेट्राहेड्रल, D8 D9 में देखने है, D10 में टेट्राहेड्रल, तो ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक जगह लगेगा, कहाँ पर लगेगा 3D सीरीज के +2 मेटल में। 3D सीरीज यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपका मेटल होना चाहिए, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तब आप ये सारी बातें लगा रहे होंगे एंड मोस्टली आपसे इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि इससे पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर आइए, अगर 3D सीरीज का मेटल है उस पर +3 या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर 4D 5D सीरीज का कोई सा भी मेटल है, कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3 +4, तो उन सारे केसेस में आपको स्क्वायर प्लेनर दैट इज DsP2 मिल रहा होगा। इस बात को जनाब अपने दिलो दिमाग में बसा लो, है ना। क्वेश्चन लपेट कर तुमसे पूछा जाएगा, तुम फंस जाओगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3D सीरीज का सिर्फ और सिर्फ +2 वाला मेटल इन सारी कैटेगरीज के थ्रू होकर के गुजर रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर sp3 टेट्राहेड्रल, यहाँ पर हमने एग्जांपल दिखा हुआ है इसका ZnCl4 2 नेगेटिव, Zn2+ आएगा, Zn2+ यानी कि D10, है ना। D10 अगर आ चुका है तो फिर कुछ खाली बचेगा नहीं, कुछ खाली बचेगा नहीं, तो फिर आगे से फिलिंग स्टार्ट होगी, दैट इज sp3, है ना। बात आपको यहाँ पर दिक्कत दे रही होगी, क्या दिक्कत दे रही होगी, NiCO4 है, दैट इज ये जो निकल है न्यूट्रल है, यानी कि 4s2 3d8 होने वाले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ध्यान सुनिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d8 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ऊपर आइए, है ना, ऐसे, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऐसे हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, 2 यहाँ पर। तो अब आपको ऐसा लग सकता है, क्या लग सकता है आपको, जो ये आपका कार्बोनिल है वो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी ना इसकी, ये कार्बोनिल यहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे आपको लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको s ऑर्बिटल खाली चाहिए। क्योंकि देखिए ध्यान से, sp3 में भी आपको s नजर आ रहा है एंड dsp2 में भी आपको s नजर आ रहा है। दैट मींस आपको ये s ऑर्बिटल खाली चाहिए। अगर आपको ये s ऑर्बिटल खाली चाहिए तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप उठा करके यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर आप उठा करके यहाँ पर डाल देंगे तो आपका ये ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, है ना। दैट मींस अब यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगी sp3 बोल रहे हो, समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ sp3। तो ये जनाब sp3 ही होने वाला है। आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं लगना चाहिए कि ये dsp2 होगा, dsp2 नहीं, sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल होने वाला है। मुझे पता था तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। और चलिए अब बात करते हैं कलर्स की। कलर में क्या होने वाला है, ये सर्कल आप बनाइए। विबग्योर आप पढ़ते हैं, आई को गायब कर दो, इंडिगो को गायब कर देना है ना। विबग्योर VBGYOR। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इस प्रकार से होने वाले हैं। अगर रेड एब्जॉर्ब किया जाएगा तो ग्रीन एमिट होगा, यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स आपका ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ऑरेंज दिखाई देगा। ये क्या है, विबग्योर। हाँ, ये क्या है, वायलेट। अगर वायलेट एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो फिर येलो दिखाई देगा, येलो एब्जॉर्ब होगा तो फिर वायलेट दिखाई दे रहा होगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। टाइटेनियम 3+ आप निकाल पा रहे होंगे, दैट मींस 3d1। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इधर आएगा। T2G में आया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर करके ऊपर जाने वाला है ट्रांजिशन के थ्रू। इसका ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर आ जाएगा। अब जनाब जो आपका है, ये अगर इसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया है, अगर इसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो डेफिनेटली वायलेट लाइट को एमिट करने वाला है। वायलेट लाइट को एमिट करेगा, दैट मींस इसका जो कलर है आपको वायलेट नजर आ रहा होगा, है ना। वायलेट नजर आएगा इसका कलर। देखिए कलर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है ना, कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो आप जाकर के हमारे कलर वाले वीडियो को सर्च करें, आपके सारे कलर्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सिलेबस में है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए, आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। E = hc/λ पढ़े हो, बताओ। दैट मींस एनर्जी एंड लैम्डा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, एनर्जी एंड वेवलेंथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा होंगे, बोलो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा होंगे उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर भी NH3 है, बट यहाँ पर एक क्लोरीन है, तो 5 NH3 को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर अब एक NH3 बचेगा और यहाँ पर एक क्लोरीन बचेगा, तो NH3 एंड क्लोरीन का जब युद्ध होगा तो जनाब NH3 जीत जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी ज्यादा होने वाली है NH3 की, है ना। अगर एनर्जी इसकी ज्यादा होगी तो फिर लैम्डा वाला तो इनवर्स हो जाएगा। लैम्डा किसका ज्यादा होगा? लैम्डा जनाब ज्यादा हो जाएगा क्लोरीन का। क्लोरीन की वेवलेंथ ज्यादा होने वाली है। तो देखिए देखिए देखिए, क्या आपको वेवलेंथ ज्यादा नजर आ रही है इससे? बोलो हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है। दैट मींस इसका वेवलेंथ ज्यादा होने वाला है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है? येलो। अगर येलो एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर वायलेट कलर आपको नजर आने वाला है, येलो से वायलेट। यहाँ पर इस केस में ब्लू एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लू एब्जॉर्ब हो रही है तो आपको येलो ऑरेंज नजर आ रहा होता है। ठीक है, ऑरेंज जैसा, ब्लू ऑरेंज है ना, तो येलो ऑरेंज जैसा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आसान है, समझने का प्रयास करिए। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका है येलो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। और अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको समझने के लिए तुम्हें पूरा फोकस स्क्रीन पर लेकर आना पड़ेगा। अगर इधर उधर कहीं पर भी दिमाग है तो जनाब इधर आ जाओ अभी इसी वक्त, है ना। सुनो ध्यान से। यहाँ पर कार्बन के पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दे रहा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देगा एंड सिग्मा फॉर्मेशन हो रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी को आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी को आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे होते हैं। और जो आपका ये मेटल है ये है डी ब्लॉक का, इसका मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये जो इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, मतलब जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए मेटल को, इसकी वजह से मतलब ये जो इसका मतलब है कि मैं अच्छाई अगर तुम मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी अच्छाई कर रहा हूंगा। इसका मतलब है ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस मेटल के पास वो इसको देगा। कैसे देगा? देखिए ध्यान से। इस सी ट्रिपल बॉन्ड एन में आपके पास आपको नजर आ रहा होगा पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा पाई पाई, अरे भाई साहब सिंगल है अगर तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा एंड 2 पाई, अरे यही तो है। दैट मींस इसके पास पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। अगर पाई ऑर्बिटल है दैट मींस ऐसा निश्चित है, आपने केमिकल बॉन्डिंग एमओटी में पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि अगर पाई है दैट मींस पाई स्टार होगा ही होगा। अगर पाई स्टार होगा दैट मींस वो खाली भी होगा। अगर वो पाई स्टार खाली है तो उसी पाई स्टार को इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे होंगे इस मेटल के द्वारा। ये जो मेटल है ना इस पाई स्टार को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में MC के बीच में तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी, बट इसके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस घटने लग जाएगी। दैट इज कार्बोनिल की बॉन्ड डिस्टेंस घटने लग जाएगी। इस ये जो हुआ है ना इसको आप बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड भी बोलते हैं और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोल रहे होते हैं। इसको यहाँ हमने सिनर्जिक इफेक्ट करके लिखा हुआ है। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल। इसके बीच में तो बॉन्ड डिस्टेंस हो रहा है बट इसके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस कम हो रही है इस पाई बॉन्डिंग की वजह से, यानी कि बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसकी स्ट्रेंथ घट रही होगी। अब यहां पर आइए, अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा दैट मींस MC बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही होगी। अरे हाँ, है ना, MC बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है CO की बॉन्ड डिस्टेंस कम हो रही होगी। ओके, एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही है MC की दैट मींस बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी। अरे भैया, अगर बॉन्ड इतना बड़ा है और दूसरा बॉन्ड इतना बड़ा है तो बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? इसको तोड़ना आसान है ना। दैट मींस अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही है MC के बीच में, दैट मींस MC की बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी एंड CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के केस में आपको ये रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। यहां पर आपको देखना है, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतनी ही बढ़िया बैक बॉन्डिंग होती है। अब यहां पर देखिए आप 2 नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर न्यूट्रल है, यहां पर तो पॉजिटिव। अगर यहां पर पॉजिटिव है तो बहुत ही खराब बैक बॉन्डिंग होगी। BB वर्स्ट लिख देते हैं, मतलब तुम्हारी BB वर्स्ट नहीं, मतलब बैक बॉन्डिंग वर्स्ट, है ना। हाँ, तो बैक बॉन्डिंग वर्स्ट, बहुत ही बेकार वर्स्ट बॉन्डिंग होगी क्योंकि इसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर के कोई चला गया है। अब जब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है तो तुमको क्या देगा? है यहाँ पर 2 नेगेटिव, दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर अच्छी हो रही होगी। बेस्ट बैक बॉन्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन चारों केसेस में। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी है तो MC बॉन्ड लेंथ कम हो रही है ना। अगर बैक बॉन्डिंग बढ़िया है तो MC की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है ना। MC की बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो बैक बॉन्डिंग बढ़िया, MC की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही होगी। खराब बैक बॉन्डिंग, MC बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर आइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना। एक सेकेंड, EAN फॉर्मूला क्या है इसका? Z - N + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z क्या मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर जो आपका मेटल है
सेंट्रल मेटल एटम, इसका एटॉमिक नंबर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, है ना, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाता है मतलब होल जो लिखा होता है ना, कितने लिगेंड है आपके पास, है ना। तो इस केस में EN क्या होने वाला है, EAN, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 -3, देखिए +3 हो चाहे फिर -3 हो, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले होंगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। अगर -3 भी आ रही हो किसी केस में तब भी आप यहाँ पर माइनस नहीं +3 लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर माइनस लिख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बात गलत हो जाएगी, है ना, फिर ये गलती हो जाएगी। यहाँ पर आप प्लस ही रखें क्योंकि ओवरऑल ये माइनस ही होना चाहिए, ठीक, हाँ। +2 इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 36 मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अगर कोई इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आपको नजर आ रहा है दैट मींस स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, है ना। आपको 36 नजर आ रहा है, 18 भी आ सकता है, 54 भी आ सकता है, वो सभी EAN शो करने वाले हैं। ओके, नाउ आइसोमेरिज्म, देखिए यहाँ पर आइसोमेरिज्म थोड़ा शॉर्ट में समझाया जाएगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने आइसोमेरिज्म के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको देखने के बाद आपकी कोई भी गलती नहीं होने वाली, है ना। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में देखिए, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें भी 4 प्रकार होते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। आयनाइजेशन मतलब आयनाइज होकर के डिफरेंट आयंस मिल रहे होंगे, है ना। यहाँ पर डिफरेंट आयंस आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपको SO42 नेगेटिव एंड ये वाला नजर आ रहा है, एंड यहाँ पर आपको Br नेगेटिव, अलग अलग है ना आयंस, आयंस अलग अलग है, दैट मींस डिफरेंट आयंस, यानी कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। हाइड्रेट मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास कोई भी हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल बाहर नजर नहीं आएगा, बट यहाँ पर आपको 2H2O नजर आने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, दैट मींस ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। लिंकेज, तुम्हारा लिंक है किसी के साथ, बताओ। कोशिश तो तुमने बहुत की है बट बना नहीं है, है ना। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहाँ पर होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर साइट्स। हाँ, NO2 इसको आप ONO करके भी लिख रहे होते हैं। अगर आपने NO2 को ONO लिख दिया जैसे कि यहाँ पर किया गया है, तो फिर डेफिनेटली ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो रहा होगा, ठीक है। आपने SCN एंड NCS देखा होगा, बोलो देखा है, हाँ, ये सभी लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं क्योंकि ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट्स अवेलेबल। नाउ कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्फीयर आपके पास होंगी। देखिए डिफरेंट स्फीयर आपके पास है। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ NH3 है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ NH3 है, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ साइनाइड है। तो फिर क्या है आपके पास, ये डिफरेंट स्फीयर है ना। इस स्फीयर में आपके पास कोबाल्ट के साथ NH3 है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ NH3 है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अच्छा, क्या है ये, MA2B2 टाइप का है। इस केस में आपको सिस एंड ट्रांस मिला होगा। सिस यानी कि जो सेम टाइप के लिगेंड है वो 90 डिग्री पर हो, ट्रांस यानी कि जो सेम टाइप के लिगेंड है वो 180 डिग्री पर हो, तो उस केस में ट्रांस मिल रहा होगा। दैट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 2, है ना। यहाँ पर देखेंगे आप, ये क्या है, MA4B2 टाइप का है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ GI कितने मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहे होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 दैट मींस सिस, थीटा इक्वल टू 180 दैट इज ट्रांस। इसको देखेंगे आप, ये क्या है, MA3B3 टाइप का है। इस केस में फेशियल एंड मेरिडोनियल होता है, 2 ही होते हैं। यहाँ पर भी GI आपके 2 होंगे, है ना। अब क्या ऐसा है कि सभी में 2 ही होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई गई हैं, है ना। फेशियल का मतलब होता है ये दोनों आपके एक प्लेन में होंगे और ये डिफरेंट प्लेन में हो जाएगा, तो उसके से फेशियल। आप ये समझिए जो सेम वाला है ना, सेम टाइप का लिगेंड, वो 90 डिग्री एंगल पर होंगे तो फिर फेशियल। 180 डिग्री एंगल पर है क्लोरीन दैट मींस मेरिडोनियल, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अब जनाब इसको याद कर लो, तुम सीधा याद कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ GI लिखने का तरीका, MA6 MA5 A4B2, एक बार फिर से आपने लग किया, MA4BC A3B3 A3B2C A3BCD। इसको आप लिखने का तरीका सीखिए, तभी आप ये याद कर पाएंगे। क्या होगा इसको, 0 0 2 क्यूब यानी कि 2 2 2 देन 3 4 5 6 9 एंड 15, यानी कि अगर आपके पास 6 लिगेंड डिफरेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 15 होंगे। मतलब ये रामबाण है भैया, मतलब फेल हो ही नहीं सकता, रामबाण है। अगर आपने चला दिया तो निश्चित तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाँ, तो इसको याद कर लीजिए, किस प्रकार से याद करना है, लिखने का तरीका सीख लीजिए। हमने आइसोमेरिज्म के वाले वीडियो में इसको डिटेल में समझा रखा है ना। 0 0 2 क्यूब 3 4 5 6 9 15, हमें नहीं लगता इसको याद करने में कोई तकलीफ होनी चाहिए आपको। इसको लिखना सीख लीजिए, आप सब कुछ क्लियर कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर हमको दिखाते हैं पीछे, ये तो वो वाला हो गया कोऑर्डिनेशन 4 वाला। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है ना, A4B2 एंड A3B3 दोनों में ही GI 2 है। A4B2 A3BT दोनों में ही A3B3 दोनों में ही GI 2 है। बोलो हाँ या ना, हाँ, याद कर लो, फायदा रहेगा तुम्हें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, CO EN होल ट्वाइस Cl नेगेटिव Cl2 EN होल ट्वाइस, क्या है ये, EN होल ट्वाइस, एक EN इथाइलिन डाइमीन, एक EN 2 कोऑर्डिनेट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, दैट मींस 2 EN 4 कोऑर्डिनेट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, यानी कि 4 ये 2 ये, तो क्या है आपका ये ऑक्टाहेड्रल है। ये आपको नजर भले ही आ रहा हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, नहीं, कोऑर्डिनेशन इसका 6 है, ठीक है।
यहाँ पर बिल्कुल प्लेनर सिमेट्री मौजूद है। अगर प्लेनर सिमेट्री मौजूद है दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पीओएस मौजूद नहीं है तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका आपको मिरर इमेज भी नजर आ रहा होगा। आप यहाँ पर मिरर रखेंगे तो दूसरा बन जाएगा। इसको उठाकर के आप यहाँ पर रखेंगे तो फिर नॉन सुपर इंपोज हो रहा होगा। नॉन सुपर इंपोज यानी कि इसको आप यहाँ पर रखें तो सुपर इंपोज नहीं होगा। अगर सुपर इंपोज नहीं होगा तो फिर आपको मिरर इमेज वाला भी काउंट करना पड़ रहा होता है। दैट मींस यहाँ पर 3 OI होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा भी है OI = 3। एक ये वाला आपसे जनवरी 2026 में पूछा गया है ना। इधर आइए अब CO EN होल साइज, इसको हमने कैसे बताया हुआ है आइसोमेरिज्म वाले वीडियो में, MAA होल साइज। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें आपके OI 3 होते हैं। दैट मींस आप ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि POS मौजूद नहीं है, तो ये वाले ही होने वाले हैं। ठीक है, और अब कुछ वन लाइनर्स देख लीजिए। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम दैट मींस मोर द CFSE। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड के बीच में बढ़ रहा होता है। देखिए, अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो जनाब CFSE ज्यादा होने वाली है। क्यों ज्यादा होने वाली है? क्योंकि अट्रैक्शन मेटल एंड लिगेंड के बीच में बढ़ रहा होगा। ओके, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, आप सभी जानते हैं ये है ना। और उसमें से भी 6 मेंबर्ड वाली ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू 5 मेंबर्ड। ओके, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। Stability of coordination complex is inversely proportional to size of central metal atom and directly proportional to charge density। मतलब अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपका साइज छोटा होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। साइज बड़ा स्टेबिलिटी कम, साइज छोटा स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक, हाँ। अब लैम्डा एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ओह, अगर लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अरे हाँ या ना, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, यहीं पर तो आपको बताया था हमने। देखिए कहाँ है ये, देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर NH3, तो NH3 ज्यादा स्ट्रांग होता है। NH3 अगर स्ट्रांग है तो उसका लैम्डा कम हो जाने वाला है क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना भाई। यस, इसको आप समझ लेंगे। अब देखिए FeH2O होल 5 NO एंड ये बाहर SO4, ये क्या है आपका? ये है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड इसका यूज आप कर रहे होते हैं नाइट्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपका जो आयरन है ना वो Fe+1 में एग्जिस्ट कर रहा होता है। Fe+1 में आप निकाल सकते हैं SO4 2 नेगेटिव है, H2O क्या होता है? H2O होता है न्यूट्रल। तो फिर आयरन की X मानिए, H2O न्यूट्रल होता है तो इसका 0 हो जाएगा। NO पर +1 है, NO पर +1 है और SO4 2 नेगेटिव, दैट मींस ये बाहर जाएगा तो इस कंपाउंड पर क्या छोड़ेगा? 2 पॉजिटिव ना, तो फिर +2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको X = +1 मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +1 होने वाली, जो कि एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं भैया, एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं, एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है ना। इसको हम सही कर देंगे PDF में, ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है Fe+1 कहां पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। अब ये रहा आपका होमवर्क, नेम दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नेम लिख करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। और ये लिगेंड क्या है आपका? ये है जनाब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, मैंने आपको इसका नाम बता दिया है, अब आपको कंपाउंड का नाम बताना है। अगर आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अच्छे से समझना चाहते हैं, पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जनाब इस लिंक पर क्लिक करिए, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का गलत नहीं करने वाले। यस, अगर आप चैप्टर वाइज PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो डेफिनेटली आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपको हमारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहे होंगे काफी सारे PYQs, है ना। और अगर आप इसी प्रकार से काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोस देखना चाहते हैं हर चैप्टर का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप सीधा हमारी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में चले जाने वाले हैं, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप चैप्टर वाइज PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई रिवीजन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।